हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति से जो है फ्रांस के अंदर काफ़ी चेंजेस आए थे, जिससे उसके अंदर जो है राष्ट्रवाद को बढ़ने में मदद मिली थी। तो अब देखते हैं कि यूरोप के अंदर जो है राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ था। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं। यानी कि आप जो हैं मैप को उठाकर देखेंगे, आज का मैप और 18वीं सेंचुरी का मैप 18वीं सदी का, तो उसमें आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे आज जो अलग अलग नेशन हैं, राष्ट्र बटे हुए हैं, उस टाइम पर वैसे नहीं थे। उस टाइम पर क्या था, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड और जो हैं कई प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे, और हर शासक अपने आप में एक आज़ाद था, स्वायत्त क्षेत्र थे, यानी कि वो आज़ाद थे। और पूर्वी और मध्य यूरोप में कई शक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। यानी कि निरंकुश, आपको पता है, जिनकी शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते थे, उन्हें निरंकुश कहा जाता है। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। तरह तरह के लोगों से क्या मतलब है कि ये लोग अलग धर्म से रिलेटेड थे, इनकी अपनी अलग संस्कृति थी, अलग भाषा थी। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। यानी कि वो नहीं मानते थे कि हम जो ग्रुप में हैं तो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उनकी जो है पहचान जो थी, सामूहिक पहचान, और अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग संस्कृति थी, तो और उनकी जो जाति थी वो भी अलग अलग थी। ऐसे में यूरोप के अंदर जो है राष्ट्रवाद का निर्माण करने में काफ़ी मुश्किलें हुई। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा यूरोप के अंदर, वो अब हम आगे देखेंगे कि यूरोप के अंदर जो है राष्ट्रवाद जैसी भावना थी और अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण था, ये विचार कैसे उभरे। अब आता है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग आपने फ्रांस की क्रांति में भी पढ़ा था। सबसे ऊपरी वर्ग जो था कुलीन वर्ग, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, बहुत सारा पैसा था, जो बड़े बड़े घरों में रहते थे, महलों में, उसको कुलीन वर्ग कहते थे। और ये जो हैं कोई टैक्स पे नहीं करते थे, इनको जो है जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो ये सबसे शक्तिशाली प्रभुत्वशाली वर्ग था। और अगर पॉपुलेशन की मेजॉरिटी जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो इनकी जो जनसंख्या थी वो भी काफ़ी कम थी। जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी जो किसान थे और काश्तकार थे छोटे, जो क्या करते थे, इन कुलीन वर्ग की ज़मीनों पर खेती करते थे, भूदास थे। ये वर्ग जनसंख्या के आधार पर ज़्यादा थे, कुलीन वर्ग जनसंख्या के आधार पर कम थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। यानी कि पश्चिमी और मध्य यूरोप में के कुछ भागों में इंडस्ट्रीज, यानी कि औद्योगिक जो है इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हो गई और व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने से रोजगार आया, व्यापार और उद्योगों के बढ़ने से रोजगार आया, और वहाँ का जो एरिया था वो विकसित होना स्टार्ट हो गया। और ऐसे में दो वर्ग सामने आए, उभरे। एक था श्रमिक वर्ग और दूसरा था मध्य वर्ग। और मध्य वर्ग के अंदर थे उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। और इन लोगों ने क्या किया, मध्य वर्ग जो था, इन्होंने कुलीन विशेषाधिकार, जो कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार मिले हुए थे, उनकी समाप्ति की। और शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। अब जो मध्य वर्ग था ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, और इन्हीं के अंदर जो है राष्ट्रीय एकता से रिलेटेड, यानी कि एकता की भावना जो थी वो उभरी। नेक्स्ट आता है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। जो उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म शब्द जो है लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। यानी कि लिबर का मतलब क्या है, आज़ाद। उदारवादी ऐसे विचार रखते थे जो आज़ाद विचार थे, जो किसी की गुलामी करने पर बिलीव नहीं करते थे। वो मानते थे कि हर नागरिक जो है, किसी भी राष्ट्र का नागरिक जो है कानून के सामने बराबर होगा और उनके जो है अधिकार वो भी समान होंगे। तो ये ऐसी विचारधारा रखते थे, इसलिए इनको उदारवादी कहा गया।
नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी, यानी कि हर व्यक्ति के लिए आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है और वो किसी का मतलब दास के रूप में काम ना करे। कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी कि कानून के सामने जो है सभी इक्वल होने चाहिए। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उदारवादी ऐसी सरकार पर जोर देते थे जो सहमति से बनी हो, यानी कि जो वोटिंग के थ्रू बनी हो, मतदान के थ्रू बनी हो, सहमति से बनी हो। उदारवाद के कारण ही तानाशाही और वंशानुगत जो वंश के अकॉर्डिंग जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उनका अंत हुआ था, यानी कि जो पादरी वर्ग था उनको विशेषाधिकार मिले थे, उनको अंत हो गया था। अब जो उदारवाद थे इन्होंने क्या किया, संविधान की आवश्यकता महसूस की, उनको लगा कि जो प्रतिनिधि हैं वो एक संसद के अंदर होने चाहिए। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये उदारवादी क्या चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो मतदान के थ्रू हो। कानून के समान बराबर तो वो चाहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हर किसी को वोट डालने का अधिकार हो। उस टाइम पर सिर्फ आपको पता होगा कि फ्रांस की क्रांति के दौरान जो है सबसे पहले किसको वोट डालने के लिए दिया गया था, जिसके पास संपत्ति है वही पुरुष, संपत्तिवान पुरुषों को ही वोट डालने मतदान करने का अधिकार था। जिस पुरुष के पास संपत्ति नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, और महिलाओं को तो अधिकारों से वंचित रखा गया था कि वो मतदान नहीं कर सकती। फ्रांस के लोगों को वोटिंग के लिए जो है काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा था, स्ट्रगल करना पड़ा था। महिलाएं और जिन पुरुषों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनको वोटिंग के लिए इतना लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर उनको मतदान का अधिकार मिला था। और ये जो समय था काफ़ी लंबा था। ये तो था कि उदारवादी राजनीतिक तौर पर क्या चेंज चाहते थे। अब आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी क्या चेंज चाहते थे। उदारवादी चाहते थे कि बाजारों की मुक्ति हो और चीज़ों और पूंजी के लिए आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को ख़त्म करने के पक्ष में था। यानी कि जो है बाज़ारों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो बेचना चाहते हैं, जिस चीज़ का प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसको बेचना चाहते हैं, और पूंजी व्यापार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म करना, ऐसे विचार उनके मन में आए थे। उदारवादी यही चाहते थे कि जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, आयात निर्यात कर लगता है, उसको जो है समाप्त कर देना चाहिए। इसको हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उस टाइम पर जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले 39 अलग अलग क्षेत्र थे और इन अलग अलग क्षेत्रों की अपनी एक मुद्रा यानी कि करेंसी थी, और नाप तोल यानी मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट्स भी अलग अलग यूज़ करते थे ये लोग। तो मान लो कि 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक कोई व्यापारी जाता है तो उसको जो है 11 बॉर्डर्स को पार करके जाना पड़ता था, और उन 11 बॉर्डर्स पर जो है उसको कस्टम ड्यूटीज से गुजरना पड़ता था, यानी कि कस्टम ड्यूटीज देने पड़ती थी। और हर बॉर्डर पर जो है कितना परसेंट लगता था, 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो ऐसे में आप देखो कि हर बॉर्डर पर क्या करेगा, वजन जो मेजरमेंट था, माप था या आकार था, उसके अनुसार जो है उसको कर देना पड़ता था। अब हर एरिया के अंदर जो है, हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग हम अगर मेजरमेंट के लिए या अलग अलग करेंसी यूज़ करेंगे तो व्यापारी को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इसी मुश्किल को ख़त्म करने के लिए 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया, और टैरिफ बैरियर्स थे जो शुल्क अवरोध थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। मुद्राओं की संख्या अब 2 कर दी गई थी, कहाँ 39 थी, अलग अलग करेंसी थी, अब 2 कर दी गई थी। पहले उसे मतलब 30 से ऊपर यानी कि 39 से ऊपर थी, तो अब उनको 2 कर दिया गया था। इससे एक तरह के आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ, यूनिटी बनी, एकता आई, और इस आर्थिक विकास ने नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। आगे पढ़ने से पहले हम जाने कि रूढ़िवाद क्या होता है। रूढ़िवाद एक ऐसी परंपरा होती है जिसमें जो लोग हैं वो पुराने रीति रिवाजों पर जोर देते हैं और चाहते हैं कि जो बदलाव हों वो ज़्यादा जल्दी स्पीड से ना होकर कम धीरे धीरे बढ़ें, धीरे धीरे विकास होना चाहिए। तो ऐसे रूढ़िवाद, ऐसे विचार रखने वालों को रूढ़िवादी कहते हैं।
अब 1815 में जो है नेपोलियन की हार हो चुकी थी। वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसके अंदर यूरोपीय सरकारें अलग थी और एक साइड में थी, दूसरे साइड में नेपोलियन था। नेपोलियन हार चुका था। अब वहाँ पर जो है यूरोप के अंदर रूढ़िवाद सरकार आ चुकी थी और ऐसे लोग थे जो रूढ़िवाद जैसे विचारों की ओर लौटना चाहते थे। वे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, उनको ऐसा लगता था। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। यानी कि जो कुछ रूढ़िवादी थे वो चाहते थे कि नेपोलियन ने जो भी बदलाव लेकर आया है वो बरकरार रखने चाहिए, उनको जो है ख़त्म नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने जान लिया था कि नेपोलियन ने जो परिवर्तन लेकर आया था वो परिवर्तन आधुनिकीकरण, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में बहुत ज़रूरी हैं। वे राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकते हैं कि नेपोलियन ने जो भी चेंज लेकर आया है, बदलाव लेकर आया है, वो जो है किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनने में मदद देंगे। उन्हें लगता था कि सामंतवाद और दासता के ख़त्म होने से जो है यूरोप के राजतंत्र को काफ़ी मजबूती मिलेगी। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ, जिन शक्तियों ने नेपोलियन को हराया था, उनके प्रतिनिधित्व में यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। और इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने। और जो भी संधि हुई थी उसको ट्रीटी ऑफ वियना, यानी कि 1815 की वियना संधि के नाम से जाना जाता है। 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ वियना आ सकता है कि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी। और इस संधि का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूरोप में जो भी चेंजेस नेपोलियन लेकर आया था, अब उन चेंजेस को ख़त्म करना था। और वो चेंजेस क्या थे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो बुर्बो वंश को सत्ता से हटा दिया गया था, अब उसको दोबारा से पावर के अंदर लेकर आए हैं, दोबारा उनको राजा बना दिया गया था। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में जो है फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके, क्योंकि नेपोलियन क्या कर रहा था, युद्ध करता था और बाकी दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेता था। तो कि फ्रांस के उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। नेपोलियन ने जिन भी राज्यों पर आक्रमण करके कब्जा किया था, अब उनको आज़ाद कर दिया गया। और फ्रांस के बॉर्डर पर क्या किया, अलग अलग स्टेट्स जो हैं राज्य बना दिए गए ताकि भविष्य के अंदर जो है फ्रांस आगे ना बढ़ सके। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन संगठन बनाया था उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। उसको क्या किया गया, बरकरार रखा गया, एज इट इज़ रखा गया। 1815 में जो भी रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं वे सब तानाशाही थी, निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने इन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। यानी कि जो सरकार, अब रूढ़िवादी सरकार आ चुकी थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जो है आम जनता में से उनकी आलोचना करे, उनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं उनसे असहमति बर्दाश्त नहीं जता सकते थे। और इसको लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप क्या होता है, जो हमारे अखबार होते हैं, किताबें होती हैं, नाटक या गीत जो हैं जिनसे जागरूकता आ सकती है उन पर बैन लगा दिया और उसी बैन को जो है सेंसरशिप कहते हैं। और अपोजिट में जो उदारवादी थे वो क्या चाहते थे कि प्रेस को जो है आज़ादी मिले, प्रेस की आज़ादी होनी उनका मेन मुद्दा था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रांतिकारी। अब रूढ़िवादी सरकारें आ चुकी थी, वो आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सब जगह जो है सेंसरशिप लेकर आ गया था। ऐसे में लोगों को जागरूक करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब यूरोप के अंदर जो है क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना और जो राष्ट्रवादी के जैसे विचार थे उनको बढ़ाने के लिए गुप्त संगठन यानी कि सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। और वे क्रांतिकारी चाहते थे कि राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध होना चाहिए जो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद सत्ता के अंदर आई थी। ऐसे में एक क्रांतिकारी का नाम आता है जूसेप्पे मैत्सिनी।
इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कि जुसेप्पे मैत्सिनी के बारे में आप बताइए। तो आप जुसेप्पे जो मैत्सिनी था वो इटली का क्रांतिकारी था और उसका जन्म जो है 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन यानी कि सीक्रेट सोसाइटी का नाम है कार्बोनारी, उसका सदस्य बना और 24 साल की युवावस्था यानी कि 24 साल का था, यंग था, उसने लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया यानी कि उसने क्रांति की और उसको जो है बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। पहली थी यंग इटली और दूसरी थी यंग यूरोप, जिसके जो सदस्य थे, ये जो सीक्रेट सोसाइटीज बनी थी इनके सीक्रेट सारे युवा थे और वे युवा पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों से बिलोंग करते थे। और मैत्सिनी का मानना था कि इटली को छोटे छोटे राज्यों से हटाकर एक लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत थी और यही एकीकरण जो है इटली को की मुक्ति का आधार हो सकता है यानी कि इटली को फ्रीडम दिला सकता है। और उसके इस मॉडल को देखा देखी जो है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड के अंदर भी जो है गुप्त संगठन यानी कि सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने स्टार्ट हो गई और लोगों ने जो है राजतंत्र का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और मैत्सिनी के इस कार्य को देखकर जो है राष्ट्रवाद जैसे विचार उभरने लगे थे और उस मैटरनिख ने उससे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया यानी कि अब लोगों के विचार मैत्सिनी के विचारों से मेल खाने लगे थे, राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी। तो मैटरनिख को लगता था कि जो रूढ़िवादी थे उनको सबसे बड़ा खतरा जो था दुश्मन, खतरनाक दुश्मन कौन था? जुसेप्पे मैत्सिनी। आज के लिए इतना ही, बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और आप लोगों को जो है नेक्सा क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस चैनल पर जो है नए हैं तो नेक्सा क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन।